हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 17th वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में अब आ सकते हैं उस सारे को कवर करने वाले हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस वीडियो का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उस पर विजिट कर सकते हैं। खास करके आप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समवर्ती सूची के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे है। अब यहाँ पे डिस्कस करने से पहले आपको बताएं कि जो सूचियां होती है वो तीन है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये आपका स्टेट का मैटर आ जाता है, फिर आपका यूनियन का मैटर आ जाता है, ठीक है, और फिर आपका आ जाता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट और फिर सेंटर लिस्ट और फिर आपका कंकरेंट लिस्ट, तीनों है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जितने भी कंकरेंट लिस्ट होंगे उस पे अगर कोई कानून बना सकता था बिफोर बिफोर द मीन्स आपका नलिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 370 का बात है ये। ठीक है, 370 से पहले तक का बात आपको बताया जा रहा है। अब एज ए यूनियन टेरिटरी हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे अब चेंज करके पूछे जाएंगे। लेकिन जिस वक्त ये यूनियन टेरिटरी नहीं था उस वक्त अगर कंकरेंट लिस्ट का बात था तो कानून बनाने का पावर था वो राज्य विधानमंडल को होता था। तो ये क्लियर कर लेना है हम लोग को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है 317। अभी इंटरनेशनल मैटर के साथ साथ आपका नेशनल मैटर में भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में किस विषयों पर कानून बनाने के पूर्व संसद को जम्मू कश्मीर विधानमंडल से सहमति लेनी होती थी। अब आप जा करके पहले ये देख लीजिए एक बार कि जम्मू एंड कश्मीर जो आपका जब नलिफिकेशन हुआ था आर्टिकल 370 का, ठीक है, तो उससे पहले का जो सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया हुआ था। तो वहां पे अगर कोई कोई भी काम करना हो तो उससे पहले वहां के विधानमंडल से उसके लिए अनुमति लेनी होती थी। बहुत डिफिकल्ट था वहां पर। 35A भी था, और जहाँ पे संपत्ति का बात था कि वहां पे कोई भी व्यक्ति संपत्ति नहीं खरीद सकता है, और 370 स्पेशल पावर देता था उसको, जो उसके अलग से संविधान के लिए से रिलेटेड था। तो उसका तो अब जो है कि नलिफिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैटर है कि उससे पहले से क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब आप हम लोग सोचेंगे कि ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं, और क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले तो जहां तक सोचते हैं उससे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, और जो चीज अब ट्रेंड में नहीं है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब आर्टिकल 370 को हम लोग हटा चुके हैं वो, तो उससे पहले तक के मैटर से क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे आपका है कि विधानमंडल से सहमति लेनी होती थी। जो भी आपको ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसपे कानून बनाने से पूर्व संसद को, ठीक है, वहां के विधानमंडल से सहमति लेनी होती थी। तो क्या वो राज्य का नाम है, या फिर राज्य क्षेत्र में परिवर्तन है, या फिर राज्य क्षेत्र के किसी भाग के व्ययन को प्रभावित करने वाला कोई अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता होगा। तो ऐसे जितने भी मैटर होते थे, ये सारे मैटर के लिए अगर राज्य का नाम चेंज करना हो वहां का, तो संसद को फिर सबसे पहले वहां के विधानमंडल से स्वीकृति लेनी होती थी। या फिर राज्य क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना हो, किसी पार्ट को दूसरे पार्ट में मर्ज करना है या फिर दूसरे पार्ट से हटाना है, तो उसके लिए भी विधानमंडल के से अनुमति की उसको जरूरत होती थी संसद को। और फिर ऐसा कोई व्यय होता था या फिर अंतरराष्ट्रीय संधि होती थी जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हो, तो वहां के विधानमंडल से सहमति लेना संसद को जरूरी होता था। तो ये सारा विषय था। ठीक है, तो इससे विधानमंडल की सहमति लेनी होती थी 370 के खत्म होने के पहले। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान का कौन सा भाग जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल लागू नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया हुआ है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 में दिया हुआ है। और मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के क में दिया गया हुआ है। आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको जोड़ा गया हुआ था। तो ये आपका 4 के क में है और 51 के क में इसको जोड़ा गया हुआ है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन इसमें से तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से ये देखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन लागू नहीं होता था। ठीक है, 370 के हटने के पहले।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ख हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो था वो बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संघ सरकार निम्न में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं कर सकती थी? तो आपका नेशनल इमरजेंसी 352, वित्तीय आपात 356, सॉरी राज्य में आपात 356 और फिर आपका जो वित्तीय आपात है वो 360, ये तीनों 352, 356 और 360 मीन्स नेशनल इमरजेंसी, राज्य में आपातकाल, ठीक है, और फिर आपका जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 जो है आपका वो वित्तीय आपात। तो तीनों का खाका आपको दिया गया हुआ है, लेकिन इसमें यह पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा इसमें है, क्या वो 352 है, 356 है या फिर 360 है जिसको जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। वित्तीय आपात जो है ना वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था 370 के हटने के पहले, ठीक है, अब लागू हो सकता है क्योंकि वो संघ राज्य सूची है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जम्मू एंड कश्मीर में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा में कौन सी घोषणा की जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, की जा सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा क्योंकि जब मैं स्लाइड तैयार कर रहा था उस वक्त क्या हुआ था कि 370 के ऊपर जो है वो उसको हटाने का बात ही चल रहा था, तो स्लाइड तैयार हो चुके थे, तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि जब क्लासेस चलेंगे उस वक्त मैं आपके लिए फिर से वहां पर क्लियर कर दूंगा। वैसे आप अगर एग्जाम की तैयारी करें तो आपको बिल्कुल पता है कि 370 हट चुका है, तो क्वेश्चन जो है वो थाथी में ही आएगा, मीन्स की फ्यूचर पास्ट में ही आएगा। तो इतना आप बिल्कुल समझदार हैं क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर जो है कौन सी घोषणा की जाती थी? तो क्या वो 356 अब सीधे राज्य में आपातकाल की बात कर लेता है। और एक जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे वो है धारा 92। ठीक है, धारा 92 जब लगाया जाता है तो वहां पे जो है वो राज्यपाल का शासन है, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो दोनों था ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन पैदा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से उस राज्य में फेल हो, 370 के पहले तक क्या हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल था वहां पे, तो 356 कार्य कर रहा था, राज्यपाल थे वहां पे, तो राज्यपाल का शासन लगा हुआ था वहां पे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था 356 से। देन आफ्टर क्या हुआ कि वो 370 का जो है वो हटाना सफल होना था वहां पे, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो ये दोनों चीज को वहां पे लागू किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के गठन के बाद भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 राज्य क्षेत्र, पहले तो ये देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तरांचल हो गया और झारखंड हो गया। ठीक है, ये तीनों में अगर हाईकोर्ट का गठन हुआ था तो कुल जो है वो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा 21। आपके लिए होमवर्क तो जरूरी है, तो होमवर्क आपके लिए हो जाएगा कि ये तीनों राज्य में कब कब जो है वो उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। इसका आंसर आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका नॉलेज गेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या संसद 2 या अधिक राज्य संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप है कर लीजिएगा, हाँ कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आप संघ राज्य क्षेत्र देखे होंगे या फिर राज्य देखे होंगे जिसमें 2 राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो होमवर्क में आप ऐसे भी कर लीजिए कि कितने 2 राज्य हैं या फिर 3 राज्य हैं जिसको मिला करके एक उच्च न्यायालय दिया गया हुआ है। इसका भी लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, ये आपके नॉलेज को और ज्यादा बूस्टअप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? मीन्स एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होना चाहिए? आप फॉर्म भर रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट का, सीएपीएफ का, और फॉर्म भर रहे हो सीडीएस का, उसके लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे रेलवे का फॉर्म हो गया, एसएससी का फॉर्म हो गया। सेम उसी तरीके से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होगा कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हो। तो पहला जो एलिजिबिलिटी है उनका वो भारत का नागरिक होने चाहिए, द पर्सन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उसके पास होना चाहिए, वैलिड सिटीजनशिप। लेकिन इसमें यह मेंशन नहीं किया गया हुआ था कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो, मीन्स कोई अडॉप्ट भी किए हुए भारत की नागरिकता, तो वो भी इसके लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट 62 वर्ष का हो, मीन्स 62 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले तक का हो, ऐसा नहीं है कि 62 वर्ष की आयु पूरी कर लिया तब वो बनेगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि इसमें से उसने कोई न्यायिक पद धारण नहीं किया हो, लेकिन हाँ वो कोई न्यायिक पद मीन्स राज्य सरकार या फिर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधीन कोई भी सेवा में वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वो किसी उच्च न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, एक अच्छा जो है वो एडवोकेट रहा हो,
तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग लास्ट दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया हुआ है? कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश है, तो कुछ न्यायालय में सबसे कम भी न्यायाधीश है, वहाँ आपका सिक्किम के लिए हो जाएगा, या फिर बहुत ऐसे जो है न्यायालय वहाँ पे बहुत कम मात्रा में न्यायाधीश है, अगर वहाँ पे जरूरत नहीं है तो ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया हुआ है कि मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हम लोग घ दे देंगे, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज दैट किसी उच्च न्यायालय में बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि इस कार्य को जल्दी निपटाना है तो वो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। उसमें कुछ रिटायर्ड जज मीन्स रिटायर्ड जज ही होते हैं, तो उनको जो है ना वो राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ग दे देंगे हम लोग, 2 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोग 70 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग 85 तक यहाँ पे जाएंगे मैक्सिमम। हम लोगों का 1000 एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज आपका चलता रहेगा, हर एक संडे को आता है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहे। जितना हो सके इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है अभी इस चैनल को, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।